हेलो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले इस चैप्टर का आज हम प्रकाश का परिवर्तन एंड प्रकाश का अपवर्तन ये दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे। इस चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 2 वीडियो पीछे अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में आगे उस 2 वीडियो में जितना तक क्वेश्चन 111 तक क्वेश्चन हुआ था हम लोगों का, और 111 के बाद जितना क्वेश्चन है आज 170 टोटल क्वेश्चन है। इस 2 चैप्टर में मैंने 170 क्वेश्चन बनाया था ऑब्जेक्टिव टाइप। तो वह क्वेश्चन 170 के बाद यानी कि 111 के बाद 170 तक का क्वेश्चन आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मेरे वीडियो को पूर्व वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए इसी के साथ मैं अपने 111 क्वेश्चन के बाद 10th स्टैंडर्ड का ये है, 10th स्टैंडर्ड बिहार बोर्ड का है और एग्जाम संबंधित भी है। तो 111 क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं 112 से 170 तक के क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। आप देखिए 111 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बता चुका था। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं कि समतल भी, अवतल भी, उत्तल तीनों के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर लोहा का गोला चमकता प्रतीत होता है, अदृश्य हो जाता है, तैरता प्रतीत होता है, बहुत बड़ा प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तैरता प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 हमारा है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ अवतल दर्पण की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वक्रता केंद्र पर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। 114 चलिए दोस्तों अब हमें 114 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति और ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक आभासी और बड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आभासी और बड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अवतल दर्पण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार को बराबर देता है तो दर्पण कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, समतल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों तब हम क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा है कि अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण की ए वक्रता केंद्र पर होती है, बी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, सी वक्रता केंद्र के परे होती है और डी फोकस के अंदर होती है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर प्लस v बाई यू, m बराबर प्लस v बाई यू, m बराबर माइनस u बाई v और m बराबर v बाई यू। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जी m बराबर माइनस v बाई यू और लेंस में m बराबर प्लस v बाई यू, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा कि जब
क्वेश्चन नंबर 119 है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तब अपने पूरे पक्ष से विचलन हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 119 का सी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 हमारा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, और वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, काल्पनिक और, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, काल्पनिक और सीधा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम राइट आंसर लिख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, काल्पनिक और सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से हमारा, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण हो सकता है केवल समतल, केवल उत्तल, समतल अथवा उत्तल या अवतल तूल। इनमें से कौन सा आपका सही है? तो दोस्तों इसका आपका सी सही होगा। दर्पण समतल भी हो सकता है, दर्पण उत्तल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 हमारा है कि +2.0 डायऑप्टर प्लस 0.25 डायऑप्टर क्षमता वाले दोनों लेंस का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस का तुल्य होगा? चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं ये। चलिए दोस्तों, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा मिलेगा 2.25 डायऑप्टर। इसका राइट आंसर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। 123 हमारा है, अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस, अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है, यहाँ पर रखिए, याद रखिएगा, अभिसारी का अर्थ होता है उत्तल। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा हो जाता है, उसी आकार का रहता है, लेंस से दूर जाता है, लेंस के पास आता है। इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा लेंस से दूर जाता है। इसका राइट आंसर सी सही है, लेंस से दूर जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? मतलब दर्पण में कहाँ रखेंगे? तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसका कौन सा आंसर दोस्तों आपका सही होगा? ये हो जाएगा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 हमारा है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तब दोनों अवतल है, दोनों अवतल, दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। दोनों ही उत्तल है और दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों ही उत्तल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही उत्तल है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दोनों की फोकस दूरी माइनस है, तो दर्पण संभवतः लेंस संभवतः है। दोनों अवतल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल। इनमें से कौन सा राइट आंसर इसका सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दोनों ही अवतल, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा कि जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उस वस्तु की लेंस से फोकस की दूरी होनी चाहिए। लेंस की फोकस से दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर से अधिक रखनी पड़ेगी, तब हमारा यह प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता हो तब पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 15,000 किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर और 15 अरब किलोमीटर। कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 15 करोड़, लगभग 15, ध्यान रखिएगा लगभग में होगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 130 130 नंबर 129 क्वेश्चन देखते हैं। 129 हमारा है कि एक अवतल दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई
वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उस दर्पण के वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या का मान हमें बताना है, क्या होगा? 30 सेंटीमीटर से कम, 30 सेंटीमीटर से अधिक, 30 सेंटीमीटर से अधिक या और 7 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 129 का राइट आंसर होगा आपका सी, 30 सेंटीमीटर से अधिक और 7 सेंटीमीटर से कम। इसका राइट आंसर सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ऑप्शन को भी पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन का पढ़ने का मकसद हमारा यह है कि जितना देर में मैं ऑप्शन को बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उतना देर में आप उसका आंसर सोच सके, इसलिए मैं ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं सीधा होता है और आभासी तथा उल्टा होता है। इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आभासी एवं सीधा, ए सही है, आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनाता है, काल्पनिक को ही हम आभासी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 131 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका कि 1 से कभी कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा है कि और संबंध F बराबर R/2, संबंध F बराबर R/2 सत्य है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, न तो अवतल दर्पण के लिए न तो उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि F बराबर R/2, ये फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा है, देखिए दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, सी नंबर ऑप्शन है प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, और डी नंबर ऑप्शन है हमारा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बता रहे हैं हमको, तो ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, समतल दर्पण प्रकाश के एक अच्छा अवशोषक है। समतल दर्पण प्रकाश, कोई भी दर्पण प्रकाश को अवशोषण नहीं करता है, उसका परावर्तन करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 134 हम देखते हैं। 134 से हमारा उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सभी जगहों पर समान मोटाई का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल दर्पण हमेशा किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल इसके विपरीत किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो यह होगा 5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 20 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 20 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। इसका राइट आंसर कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 20 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 136 हमारा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 136 हमारा है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका राइट आंसर कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 137 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः संघन माध्यम में, नहीं दोस्तों ये असत्य है, इसका राइट आंसर ये गलत है। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः विरम माध्यम में, नहीं ये भी गलत है। और ये सी, कांच की अपेक्षा वायु प्रकाशतः संघन माध्यम, ये भी गलत है। और डी, कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरम माध्यम, यही आपका राइट आंसर सही है। इसका
डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं 138 की तरफ। 138 हमारा है कि अभिसारी लेंस बनता है सदैव आभासी प्रतिबिंब। अभिसारी लेंस, अभिसारी उत्तल लेंस सदैव बनाता है आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस मैंने आपको बताया पीछे भी कि उत्तल लेंस हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 हमारा है कि किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो यह है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और डी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हमारा डी 25 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। इसका राइट आंसर डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन को बताना है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब का वास्तविक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है? तो इसका राइट आंसर सी सही है। लेंस की क्षमता एक ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। दोस्तों आप लोग याद किए होंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। नहीं दोस्तों, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक होता है एम के पावर, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है दोस्तों एम के पावर -1। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है एम के पावर -1। लेंस की क्षमता का सही मात्रक एम के पावर -1 होता है। डाईऑप्टर केवल प्रचलित नाम है, यह मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141 हमारा है कि लेंस का प्रकाश केंद्र हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, हमेशा लेंस के पदार्थ से बाहर स्थित होता है, सी हमेशा लेंस के सतह पर स्थित होता है, डी लेंस के अंदर बाहर उसकी सतह पर हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, कि लेंस हमेशा लेंस के अंदर बाहर हो सकता है। इसका राइट आंसर कौन सा सही है? डी सही है। लेंस के अंदर बाहर या उसकी सतह पर भी हो सकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 हमारा है कि एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, काल्पनिक और बड़ा और काल्पनिक और छोटा। इसमें से कौन सा इसका सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आभासी और बड़ा, यानी काल्पनिक और बड़ा। इसका राइट आंसर सी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 हमारा है कि एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है, प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर सही है? तो दोस्तों 143 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 हमारा कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और वास्तविक छोटा और सीधा, आभासी बड़ा और सीधा, वास्तविक बड़ा और उल्टा, आभासी छोटा और सीधा। इनमें से कौन सा इसका कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आभासी बड़ा और सीधा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया बी, आभासी बड़ा और सीधा। हम क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं। 145 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, बी नंबर वास्तविक तथा दर्पण के आगे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, सी नंबर आभासी तथा दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, डी नंबर है आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वास्तविक तथा दर्पण के आगे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 146 हम देखते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संघनित हवा से कांच के अंदर या जल के अंदर जाती है तो वह सीधे निकल जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, अविलंब की दिशा में जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी और संघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 हमारा है
कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है। इनमें से कोई इसका कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कि बिना मुड़े सीधे वह निकल जाती है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 148 क्वेश्चन है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण बड़ा होता है। इनमें से कोई निश्चित संबंध नहीं है। कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। 149 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 हमारा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के वर्ण यानी प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 150 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? समान आकृति प्रदान करें, इसमें समान आकार प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसको हम कहाँ रखेंगे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 150 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी और फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी दुगनी फोकस पर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। 151 क्वेश्चन हमारे यदि किसी उत्तल को वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा बनेगा। इसका राइट आंसर बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 152 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 हमारा है कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण छोटा होता है, अपवर्तन कोण छोटा होता है, आपतन कोण छोटा होता है। कोई निश्चित संबंध नहीं। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका कि आपतन कोण छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण छोटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 हम देखते हैं। फिल्ड कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है। तो ऐसा होने का कारण है फील्ड कांच के अपवर्तनांक का मान बहुत बड़ा होना, कार्बन डाइसल्फाइड में अपवर्तनांक का मान बहुत कम होना, फील्ड कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तन का मान समान होना। इनमें से कौन सा इसका आपका राइट आंसर सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 153 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फील्ड कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 हमारा है कि प्रिज्म की अपवर्तनांक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तब किरण प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ जाती है, किरण के आधार की ओर मुड़ जाती है, किरण सीधा निकल जाती है, किरण के मुड़ने पर कोई नियम नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, किरण के आधार की ओर मुड़ जाती है, किरण के आधार की ओर मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 155 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 हमारा है कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विचलित हो जाती है, केवल विस्थापित हो जाती है। विचलित और विस्थापित दोनों हो जाती है, न तो विचलित होती है न ही विस्थापित होती है। तो इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा केवल विस्थापित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 170 क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने 170 क्वेश्चन है। इससे पहले मेरा इससे संबंधित 2 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो लग रहा है कि थोड़ा सी लंबी हो रही है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें केवल 155 तक ही आपको बताता हूँ और शेष 15 क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी इसे समझने में, याद करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ और 15 क्वेश्चन का एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।